हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रोटोन द केमिस्ट्री क्लास। मेरा नाम है अजय दैया और आज हम लोग बात करने वाले हैं बैक बॉन्डिंग के बारे में। हम इस टॉपिक को 5 से 10 मिनट में डिस्कस करेंगे और पूरा का पूरा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे, जितना इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से होता है। सो आज हम लोग अपनी नई सीरीज को स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें हम लोग केमिस्ट्री के कुछ कॉन्सेप्ट्स को हम लोग 5 से 10 मिनट में रिवाइज करेंगे, जिससे कि आप लोग ईजिली क्या कर सकते हैं, जो मेन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स होते हैं उसको रिवाइज कर सकते हैं। तो अगर आपके पास में भी ऐसी कोई आपके पास में लिस्ट बनी हुई है जो कि आपको रिवाइज करनी है, तो आप लोग हमें भेज सकते हैं, हम उन पर डिटेल वीडियो बनाएंगे। ओके, सो आज हम लोग हमारे पास में टॉपिक है बैक बॉन्डिंग का, और आपको कुछ ये सब चीज़ें दिख रही होगी, लेकिन आपको अभी तक इस पर फोकस नहीं करना है। मैं आपको बताता हूँ सबसे पहले बैक बॉन्डिंग क्या होती है। देखो, इसको हम लोग थ्योरेटिकली नहीं करेंगे, हम लोग नॉर्मल क्या करेंगे, डिस्कशन पॉइंट ऑफ व्यू से इसको डिस्कस करेंगे। बैक बॉन्डिंग क्या होती है? बैक बॉन्डिंग नाम से पता चल रहा है, जो पीछे से बॉन्ड बनता है उसको हम लोग बैक बॉन्डिंग बोलते हैं। अब कैसे बनता है, क्यों बनता है, उसको हम लोग डिस्कस करते हैं। तो देखो, हमारे पास में क्या होता है कि जनरली बोरोन होता है। हम लोग बोरोन का एग्जांपल लेते हैं, BF3। अब BF3 की अगर हम बात करें तो बोरोन जो होता है ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज होता है, हमें पता है, क्योंकि BF3 के पास में क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो ये 6 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है और इसके पास में इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी है, यानी कि बोरोन को बहुत तेज भूख लगी हुई है इलेक्ट्रॉन खाने की। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन खाएगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन खाने के लिए इसको इलेक्ट्रॉन देना भी चाहिए। तो यहाँ पे ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन मांगेगा। कहाँ से मांगेगा? ये अपने ही फ्लोरीन के साथ जो जुड़ा हुआ है फ्लोरीन, इसी किससे क्या कर लेगा, इलेक्ट्रॉन मांग लेगा। और फ्लोरीन क्या करता है, इसको इलेक्ट्रॉन दे भी देता है। कैसे देता है, क्यों देता है, वो भी हम लोग देखते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या होता है कि फ्लोरीन के पास में, देखो ये दोनों सेम पीरियड से बिलोंग करते हैं, तो दोनों का साइज सेम होता है। ये ऑर्बिटल 2p ऑर्बिटल, ये भी ऑर्बिटल इसका 2p ऑर्बिटल है। और इस फ्लोरीन के पास में क्या होता है, ध्यान से देखना, इसके पास में इलेक्ट्रॉन पेयर होता है और ये इसका ऑर्बिटल जो होता है वो खाली होता है। तो ये अपने ऑर्बिटल में क्या कर लेता है, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेता है, और एक्सेप्ट करके ये क्या बना देता है, ये बैक बॉन्ड बना देता है। यानी फ्लोरीन क्या करता है, चुपके से पीछे से क्या करता है, बोरोन को इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर देता है, और इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करके इसकी जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी है उसको फुलफिल कर देता है। जब इसकी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी को फुलफिल कर देगा तो अब इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, ये स्टेबल हो गया, इसकी भूख शांत हो चुकी है, यानी कि यहाँ पे बैक बॉन्डिंग हो चुकी है और इसकी स्टेबिलिटी इंक्रीज हो चुकी है। सारी बात समझे? तो यही बैक बॉन्डिंग होती है, बहुत सिंपल सी बैक बॉन्डिंग होती है। अब ध्यान रखना, बोरोन के पास में तो p ऑर्बिटल खाली है। अगर d ऑर्बिटल खाली होते हैं तो उसको हम लोग d ऑर्बिटल रेजोनेंस बोलते हैं, और d ऑर्बिटल रेजोनेंस बहुत ही स्टेबल कंडीशन होती है रेजोनेंस की। अगर किसी के पास में d ऑर्बिटल रेजोनेंस है तो वो ज़्यादा स्टेबल होगा एज कंपेरेटिव नॉर्मल बैक बॉन्डिंग। आ रही बात समझ में? अब देखो, अब एक और चीज़ हम लोग बात करते हैं कि अगर हम लुईस एसिडिक कैरेक्टर की बात करें, लुईस एसिडिक कैरेक्टर की, ध्यान रखना, BF3 का लुईस एसिडिक कैरेक्टर डिक्रीज हो जाता है ड्यू टू बैक बॉन्डिंग। ड्यू टू बैक बॉन्डिंग क्योंकि लुईस एसिड क्या होते हैं, लुईस एसिड वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करते हैं। देखो, ये इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर रहा है, लेकिन ये फ्लोरीन से इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर सकता है, बाहर से किसी से दूसरे से इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट नहीं कर सकता। इस वजह से ड्यू टू बैक बॉन्डिंग लुईस एसिडिक कैरेक्टर जो होता है वो क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। और अगर हम वहीं बात करते हैं BI3 की, तो देखो मैं BI3 को भी लिख देता हूँ। BI3 में क्या होता है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि आयोडीन का साइज़ क्या होता है, रेस्पेक्टिव बोरोन बहुत ही क्या होता है, बड़ा होता है। तो आयोडीन का साइज़ बड़ा होने के कारण इसका ऑर्बिटल कुछ इस तरीके से आएगा और इसका ऑर्बिटल कुछ इस तरीके से आएगा। यहाँ कोई भी टाइप ऑफ बैक बॉन्डिंग नहीं होती है। तो देखो, आयोडीन इसकी भूख शांत नहीं कर पा रहा है, तो आयोडीन इस बोरोन की भूख शांत नहीं कर पा रहा है, तो क्या करेगा, ये बाहर से इलेक्ट्रॉन लेगा, बाहर से इलेक्ट्रॉन लेगा तो ये लुईस एसिड बन जाएगा। यानी अगर हम BF3 और BI3 की बात करें तो लुईस एसिड कैरेक्टर किसका ज़्यादा होगा, BI3 का। BF3 का लुईस एसिड कैरेक्टर एज कंपेरेटिव BI3 कम हो जाएगा। एक तो ये चीज़। अब हम लोग बात करते हैं कि किस किस के अंदर किस तरीके से इसमें बैक बॉन्डिंग हो रही है। देखो, इसके अंदर बैक बॉन्डिंग हो रही है, नॉर्मल बैक बॉन्डिंग होगी। इसमें अगर हम बात करें, देखो सिलिकॉन के पास में एम्प्टी d ऑर्बिटल्स होते हैं, एम्प्टी d ऑर्बिटल्स है तो इसमें d ऑर्बिटल रेजोनेंस होगा, और d ऑर्बिटल रेजोनेंस होगा तो बहुत ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। इसके अगर हम बात करें तो इसमें कोई भी टाइप की बैक बॉन्डिंग नहीं होगी, क्योंकि ये भी क्या है, अमीर आदमी है और ये भी अमीर आदमी है। दोनों के पास में किसी के पास में क्या नहीं है, किसी को भी भूख नहीं है, तो इसका मतलब कोई बैक बॉन्डिंग नहीं होगी। अब अगर हम इसमें बात करें तो इसमें भी कोई टाइप की बैक बॉन्डिंग नहीं होगी, कार्बन पर नेगेटिव चार्ज ऑलरेडी, और इस नाइट्रोजन के पास में पहले से ही लोन पेयर है, तो कोई भी टाइप की बैक बॉन्डिंग नहीं होगी। इसमें अगर हम बात करें तो क्लोरीन के पास में ध्यान रखना एम्प्टी d ऑर्बिटल्स होते हैं, तो यहाँ पे भी क्या होगा, ये ट्रांसफर कर देगा और यहाँ आपके पास में d ऑर्बिटल रेजोनेंस हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग क्या कर सकते हो, बैक बॉन्डिंग के कॉन्सेप्ट को बहुत ही इजीली एक्सप्लेन कर सकते हो। देखो, बैक बॉन्डिंग से एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ भी जाती है, लेकिन वो लुईस एसिडिक कैरेक्टर नहीं होता है। वो हम लोग आर्सेनियस एसिड की बात करते हैं, उसको हम लोग समझते हैं कि क्या होता है आर्सेनियस एसिड। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, उसको हम लोग समझते हैं कि आर्सेनियस कॉन्सेप्ट क्या होता है और किस तरीके से एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाती है। लेकिन लुईस एसिडिक कैरेक्टर क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाता है। और अगर हम बॉन्ड स्ट्रेंथ की बात करें तो बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ जाती है ड्यू टू बैक बॉन्डिंग। ओके, तो आप लोग फटाफट से इसको कॉपी करो, फिर हम लोग मूव करते हैं कि किस तरीके से एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज होती है, वो भी हम लोग देखते हैं। ओके स्टूडेंट्स, हम बात करते हैं नेक्स्ट। देखो, हमारे पास में दो कंपाउंड है, एक तो CHF3 है, एक हमारे पास में है CHCl3। ये हमारे पास में हेलोफॉर्म्स है, ये हमारा फ्लोरोफॉर्म हो गया और ये हमारा क्लोरोफॉर्म हो गया। हम हेलोफॉर्म के अंदर क्लोरोफॉर्म और
फ्लोरोफॉर्म के बीच में कंपैरिजन करने वाले हैं कि किसकी एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा है। तो उसके लिए देखो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं तो इसके लिए हमें H+ निकालना पड़ता है। तो अगर मैं इसमें से H+ निकाल देता हूँ तो C-F3 बन जाएगा, और इसमें से H+ निकाल दूंगा तो हमारे पास में क्या बन जाएगा, C-Cl3 बन जाएगा। अगर मैं इसको कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करूँ तो कुछ इस तरीके से बनेगा, तो ये Cl, ये Cl, ये Cl। एंड अगर मैं इसको थोड़ा सा रिप्रेजेंट करूँ तो ये इस तरीके से बन जाएगा, ये Cl, ये Cl, ये Cl। देखो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, मैंने गलती कर दी, यहाँ पे तो हमें फ्लोरीन दे रखा है, तो ये फ्लोरीन, ये फ्लोरीन और ये फ्लोरीन। अब ध्यान रखना फ्लोरीन को कोई इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट नहीं है, इसमें एम्प्टी डी ऑर्बिटल एब्सेंट है, नो एम्प्टी डी ऑर्बिटल, और नो एम्प्टी डी ऑर्बिटल है कोई भी टाइप की बैक बॉन्डिंग नहीं होगी, यानी डी ऑर्बिटल रेजोनेंस भी नहीं होगा। तो यहाँ ये जो नेगेटिव चार्ज होगा वो स्टेबलाइज नहीं होगा, है ना। तो हम लोग बोल सकते हैं कि दिस नेगेटिव चार्ज नॉट स्टेबलाइज, तो ये स्टेबलाइज नहीं हो पाएगा। लेकिन ध्यान रखना यहाँ पे क्या होता है कि क्लोरीन जो होता है, इस क्लोरीन के पास में एम्प्टी डी ऑर्बिटल्स होते हैं, और ये एम्प्टी डी ऑर्बिटल्स से इस नेगेटिव चार्ज को क्या कर लेता है, ये स्टेबलाइज कर लेता है। यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि नेगेटिव चार्ज जो होता है स्टेबलाइज हो जाता है। और ध्यान रखना हम लोग एसिडिक स्ट्रेंथ इसी तरीके से पढ़ते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए कि अगर हमारे पास में कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड दे रखा है, उसमें से अगर हम H+ निकाल करके एनायन बनाते हैं तो एनायन जितना ज़्यादा स्टेबल होगा उतना ही मोर एसिडिक होगा, एनायन जितना कम स्टेबल होगा उतना ही वो क्या होगा, लेस एसिडिक होगा। तो देखो यहाँ पे एनायन की स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, एनायन की स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, तो एसिडिक कैरेक्टर की अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ किसकी हो जाएगी, इसकी हो जाएगी। तो इस तरीके से आप लोग बैक बॉन्डिंग या फिर डी ऑर्बिटल रेजोनेंस को यूज़ करके आप लोग एसिडिक स्ट्रेंथ फॉर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड आप लोग लुईस एसिडिक कैरेक्टर को डिफाइन कर सकते हो। तो ये कॉन्सेप्ट है बैक बॉन्डिंग का। आई होप आपको समझ में आया होगा और बहुत सारी चीज़ें आपकी सॉल्व हो चुकी होगी। कोई डाउट रहता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको इसमें कोई भी चेंजेस करवाने हो तो भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। स्टार्टिंग है, आप लोग अपने अपडेट इसमें दे सकते हैं। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय।